स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम लोग इसकी पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो हम आज इसी टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट अस टेक a look at the three options that can be thought for increasing food production। ठीक है, तो let us take a look at the three options, ठीक है, that can be thought for increasing food production। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, आइए हम तीन संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शन। ठीक है, हम लोग तीन ऑप्शन के बारे में, तीन संभावनाओं के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जिससे हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो फूड प्रोडक्शन में वृद्धि के लिए हम तीन संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहली संभावना है आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यह पहली संभावना है कि जो भी एग्रीकल्चर किया जाए वो उसमें एग्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर किस पे बेस हो? एग्रोकेमिकल के बेस पे हो। एग्रोकेमिकल से जो भी केमिकल यूज करें आप अपने क्रॉप फार्मेशन में, और जिससे आप अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। यह एक पहला तरीका है एग्रोकेमिकल का यूज करना। दूसरा तरीका ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा तरीका आप देख रहे हैं कि जो भी आप अपने क्रॉप में यूज करें वह सब आप केमिकल का यूज न करके ऑर्गेनिक कल्चर करें। देखिए, कार्बनिक आधारित कृषि करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिसको ऑर्गेनिक खेती करें जिसमें केमिकल फ्री हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, थर्ड जो आता है आपका वह है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तीसरा तरीका है आपका जो भी एग्रीकल्चर हो वह जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो। ठीक है, जेनेटिकली तरीके से तैयार किए हुए आपके सीड हों और जिनको आप उसका प्रोडक्शन करें। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम खाद्य उत्पादन में सुधार कर सकते हैं। पहला तरीका आपने देखा एग्रोकेमिकल का यूज करके, सेकेंड आपने देखा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और थर्ड है आपका जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। देखें ध्यान से, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट किया गया था। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो भी फूड सप्लाई थी वह ट्रिपल हो गई थी, 3 गुना वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो भी फूड का प्रोडक्शन था वह लगभग 3 गुना हो गया था। बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन कराने में, पेट भरने में यह पर्याप्त नहीं था। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपल the food supply, but it was not enough to feed the growing human population। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन द्वारा फूड सप्लाई में 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद भी मनुष्य की जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसका पेट भर पाना संभव नहीं था। इंक्रीज यील्ड, ठीक है, जो भी उत्पादन बढ़ा था, इंक्रीज्ड यील्ड्स हैव पार्सली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी। ठीक है, तो जो यील्ड उत्पादन में जो बढ़ोतरी है वह हम वेराइटी को, उन्नत किस्म के फसल का उपयोग के कारण हुआ था। ठीक है, इंक्रीज यील्ड जो उत्पादन में वृद्धि हुई थी, हैव पार्सली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी, अच्छे किस्म के फसल को बोने की वजह से हुआ था, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बेटर मैनेजमेंट की वजह से, प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल,
ठीक है, और उसके साथ साथ एग्रो केमिकल्स के भी यूज हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी उत्पादन में पार्शली रूप से वृद्धि हुई थी उसके रीजन से कि अच्छे क्वालिटी के, ठीक है, फसल्स बोए गए थे, और इनकी वृद्धि में मुख्य रूप से मैनेजमेंट का जो व्यवस्था था वो एकदम सही था, और इसमें एग्रो केमिकल के भी यूज किए गए थे। ठीक है, तो इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी। जो भी फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी वह उसमें एक आंशिक कारण यह भी है कि उसमें इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी का यूज किया गया था। जो क्रॉप चुना गया था वो कैसे थे? इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी, अच्छे क्वालिटी के क्रॉप को चुना गया था, इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी चुना गया था। बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, और इसमें जो है मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस थी वो बेटर थी, एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल, और इसमें एग्रो केमिकल भी यूज किए गए थे, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। फिर भी हाउएवर द फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड agrochemical are often too expensive and further increase in yield with existing variety are not possible using conventional breeding। ठीक है, तो फिर भी आप देख रहे हैं जो फार्मर्स हैं डेवलपिंग वर्ल्ड के जो विकासशील देश हैं वहाँ के किसान जो हैं, फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव, उनके लिए एग्रो केमिकल का यूज करना बहुत महंगा पड़ रहा था। ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ से फार्मर में ग्रोथ हुई थी, या आपके यील्ड में इंक्रीज हुई थी, प्रोडक्शन में जो इंक्रीज हुई थी वह डेवलपिंग वर्ल्ड के फार्मर के लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा था। एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड, और अगर आप आगे भी उत्पादन बढ़ाना चाहते थे तो उसके लिए आपके अलग से सीड फिर मार्केट से लेकर बोना होगा, पुराने सीड का आप यूज नहीं कर सकते थे। फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एक्सिस्टिंग वेराइटी। ठीक है, अगर आप उस अच्छे उत्पादन को उसी वेराइटी का चाहते हैं तो इसके लिए आप उसको बो कर उससे तैयार हुए सीड का यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए फिर से आपको मार्केट में सीड लेना होगा। तो फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विथ एक्सिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। ठीक है, आपको कन्वेंशनल ब्रीडिंग करना होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो आपके डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ के फार्मर्स के लिए एग्रो केमिकल काफ़ी महंगे पड़ते थे, और जो परंपरागत, ठीक है, प्रोसेस हैं उनके द्वारा जो किस्म तैयार होती हैं उनसे उत्पादन वृद्धि संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखें। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग की बात करते हैं। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विथ डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे जो है आप सप्लाई, जितनी मांग है तालमेल रखने में आपको फसल सुधार की ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, जितनी उत्पादन है उसको सही करने के लिए आपको एक फसल सुधार की आवश्यकता है। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड, जो भी पारंपरिक तरीके हैं ब्रीडिंग करने की वह क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे, उसमें सुधार की ज़रूरत है। और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड टू कीप पेस विथ डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड इफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कोई फास्ट इफिशिएंट सिस्टम चाहिए जिससे आप जो है कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ। लेकिन जो पुराना तरीका है वह टेक्निक आपका फेल हो जाएगा अगर करेंगे ऐसा। तो कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम सफिशिएंट फास्ट इफिशिएंट सिस्टम से क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? तो एक तरीका है यहाँ पे, अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। ठीक है, तो एक दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई इसको प्राप्त करने के लिए, जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो पारंपरिक ठीक है जो तरीका था, ठीक है, फसल तैयार करने का, क्रॉप प्रोडक्शन का, तो पारंपरिक क्रॉप प्रोडक्शन तकनीक के मांग के साथ जो है तालमेल रखने और फसल सुधार के लिए पर्याप्त रूप से तेज और कुशल प्रणाली प्रदान करने में विफल रही। इसलिए जो है टिश्यू कल्चर नामक एक अन्य तकनीक विकसित की गई।
ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स थे वो फेल हो गए, ठीक है, और डिमांड और ठीक है सफिशिएंट फास्ट और इफिशिएंट करने के लिए एक अनदर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर को डेवलप किया गया, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, ठीक है। टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। देखते हैं। इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950 दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट, ठीक है। तो 1950 में, ठीक है, साइंटिस्ट ने यह सीखा कि पूरे पौधे को, ठीक है, पूरे पौधे को प्लांट के एक छोटे से पार्ट से फिर से जीवित किया जा सकता है। प्लांट का अगर कोई भी सेल्स मिल जाए, एक पार्ट मिल जाए, उससे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1915 दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। तो पूरे प्लांट को जो है एक्स प्लांट से आप रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। और यह 1950 के दौरान साइंटिस्ट ने सीखा था, ठीक है। तो 1950 के दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने यह सीखा कि पूरे पौधे को प्लांट के एक छोटे से हिस्से से पुनर्जीवित किया जा सकता है, अर्थात दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आप प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर आप टेस्ट ट्यूब में उसको ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्ट्राइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। इसके लिए आप उसमें स्ट्राइल कंडीशन देंगे और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे, ठीक है। तो पौधे के किसी भी हिस्से को निकालकर टेस्ट ट्यूब में विशेष पोषक माध्यम में, ठीक है, विशेष पोषक माध्यम में और उचित परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, ठीक। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी, ठीक है। तो किसी भी एक्स प्लांट से, किसी भी पौधे के छोटे प्लांट से, जिस प्लांट का आपको तैयार करना, उस प्लांट के किसी भी हिस्से से, कोशिका से पूरा पौधा उत्पन्न करने की इस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहा जाता है, ठीक है। तो पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से आप पूरे पौधे को तैयार कर लेंगे, इसे हम टोटीपोटेंसी कहेंगे। तो दिस कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। यू विल लर्न हाउ टू accomplish दिस इन हायर क्लास, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं इसके बारे में आप जो है हायर क्लास में जानेंगे, ठीक है। इसको सीखेंगे आप कैसे टिश्यू कल्चर किया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड आल्सो इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ठीक है, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें कार्बन सोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि सुक्रोज, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, एमिनो एसिड, जो ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनको भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बात पर जोर देना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पोषक जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक माध्यम को सुक्रोज जैसे कार्बन स्रोत और अकार्बनिक साल्ट्स जो हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि जैसे, ठीक है, रेगुलेटर्स प्रदान करने चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। न्यूट्रिएंट मीडियम में आपको कार्बन सोर्स प्रोवाइड करेंगे, सुक्रोज, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, इन सब का जो है आपको उपयोग करना होगा, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज करके आप बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या में प्लांट को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपने टिश्यू कल्चर देखा, इसमें पौधे के किसी भी पार्ट को, छोटे से पार्ट को लेकर आप पौधा तैयार कर लेंगे। दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी
सेल ठीक है एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में आप जो है अधिक से अधिक पौधे को तैयार कर पाएंगे टिश्यू कल्चर के माध्यम से। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा हजारों पौधों को तैयार करना टिश्यू कल्चर के द्वारा इसे माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इस तरह से टिश्यू कल्चर से हजारों की संख्या में पौधा तैयार करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधे को तैयार करना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक, तो दिस मेथड प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसके द्वारा जो भी पौधा तैयार होगा एकदम अपने आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल प्लांट के। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो भी पौधा आप तैयार करेंगे वह एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल होगा अपने ओरिजिनल प्लांट के। फ्रॉम विच दे वेयर ग्रो, दैट इज दे आर सोमा क्लोन। ठीक है, तो जो पौधा तैयार होगा जिससे उसको तैयार किया गया होगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा। आप कह सकते हैं कि वह क्या होगा? सोमा क्लोन होगा। कैसा होगा? सोमा क्लोन होगा। ठीक है, तो जो पौधे एकदम आइडेंटिकल हों, टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार किए गए हों, वे क्या कहलाएंगे? वे सोमा क्लोन होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक पौधा आनुवांशिक रूप से उस मूल पौधे के समान होगा जिससे वह उगाए गए थे, यानी कि वह सोमा क्लोन होगा। Many important food plant like tomato, banana, apple, etc. have been produced on commercially scale using this method। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि बहुत सारे जो फूड प्लांट हैं जैसे टोमेटो, बनाना, एप्पल, etc. इसी तरीके से कॉमर्शियल स्केल पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस टिश्यू कल्चर विधि का उपयोग करके टमाटर, केला, सेब आदि जैसे कई महत्वपूर्ण खाद्य पौधों का व्यावसायिक पैमाने पर उत्पादन किया गया है। ठीक है, Try to visit a tissue culture laboratory with your teacher to best understand and appreciate the process। ठीक है, अब आपको इसको अच्छे से समझना है। प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और सराहना करने के लिए आपको अपने शिक्षक के साथ टिश्यू कल्चर लैब में जाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई टू विजिट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विथ योर टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस को अप्रिशिएट करने के लिए आपको अपने टीचर के साथ टिश्यू कल्चर लैब में जाना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ मेथड इन दिस रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। ठीक है, अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है हेल्दी प्लांट तैयार कर सकते हैं डिजीज प्लांट से। अगर किसी प्लांट में डिजीज है और आपको वही प्लांट चाहिए, उसी प्लांट चाहिए, तो आप डिजीज प्लांट से भी आप टिश्यू कल्चर के मेथड से आप हेल्दी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस विधि का एक और महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधों की वसूली है। रोगग्रस्त पौधे से आप स्वस्थ पौधों को तैयार कर लेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज टू रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण जो एप्लीकेशन से यूज है इसका कि आप जो है ठीक है डिजीज प्लांट से आप हेल्दी प्लांट इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। ठीक है, यहाँ तक कि अगर प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड होगा तब भी आप हेल्दी प्लांट उससे तैयार कर पाएंगे। द मेरिस्टेम, प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है, मेरिस्टेम जो कि एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम होते हैं, इज फ्री फ्रॉम वायरस। ठीक है, वो वायरस से क्या होते हैं? फ्री होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम और एक्सिलरी मेरिस्टेम का यूज करके आप जो है हेल्दी प्लांट तैयार कर सकते हैं। डिजीज प्लांट से यहाँ तक कि अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तब भी तैयार कर लेंगे।
तो इवन द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस द मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस। प्लांट का मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम और ऑक्सिलरी मेरिस्टेम, यह वायरस से फ्री होता है, तो हम उस मेरिस्टेम का यूज करके टिश्यू कल्चर मेथड से हम पौधे को तैयार कर लेंगे। हैंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से हम मेरिस्टेम को रिमूव करके इन विट्रो मेथड से हम वायरस फ्री प्लांट को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो वायरस फ्री पौधे को प्राप्त करने के लिए मेरिस्टेम को हटाकर इन विट्रो में उगाया जा सकता है। ठीक, साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो इसीटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं साइंटिस्ट ने बनाना, शुगर कैन, पोटैटो, इन सबको मेरिस्टेम की खेती करने में सफलता प्राप्त की है। साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर कैन, पोटैटो ईटीसी। तो साइंटिस्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, केला, गन्ना, आलू आदि के मेरिस्टेम की खेती करने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट देखें, साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर, ठीक है, डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि साइंटिस्ट में अब यह क्षमता है कि वे जो है एक सिंगल सेल को आइसोलेट करके, ठीक है, उसके सेल मेम्ब्रेन को हटा के नेक्ट प्रोटोप्लाज्म को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैव इवन आइसोलेटेड सिंगल सेल, साइंटिस्ट जो है यहाँ तक कि सिंगल सेल को अलग कर लेते हैं प्लांट से, एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग देयर सेल वॉल, और उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद हैव बीन एबल टू आइसोलेट नेक्ट प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और उनमें यह क्षमता है कि अब यह नेक्ट प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होगा। तो वैज्ञानिकों ने पौधों से सिंगल सेल्स को भी अलग कर लिया है और उसकी जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो है, ठीक है, नेक्ड प्रोटोप्लाज्म को अलग करने में भी सक्षम हो गए हैं। आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म साइंटिस्ट ने अलग किया है, और वो भी दो अलग अलग वेराइटी के, ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटी, ईच हैविंग अ डिजायरेबल कैरेक्टर, प्रत्येक के पास जो है डिजायरेबल कैरेक्टर हैं, कैन बी फ्यूज टू गेट हाइब्रिड, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट, दोनों को आपस में फ्यूज करके हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि, ठीक है, नेक्ड प्रोटोप्लाज्म जो कि दो अलग अलग प्लांट्स के हैं, उनको आपस में फ्यूज करके हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट तैयार किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकों ने पौधों के सिंगल सेल को अलग किया है और उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करके नेक्ट प्रोटोप्लाज्म अलग करने में सक्षम हो गए हैं, और दो अलग अलग वैरायटी के पौधों को अलग किए गए नेक्ड प्रोटोप्लास्ट को, जिसमें डिजायरेबल विशेषता हो, उनको आपस में मिला के हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जिससे विच कैन बी फर्दर ग्रो फ्रॉम ए न्यू प्लांट, जिससे जो है एक नया पौधा उगाया जा सकता है, जिसको आगे चल के एक नया पौधा उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग वैरायटी के पौधों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, उनके नेक्ट प्रोटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज कर दिया जा रहा है, आपस में मिक्स कर दिया जा रहा है, जिससे कि हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट तैयार हो रहा है, और इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से हम पौधा बना लेंगे विच कैन बी फर्दर ग्रो टू फार्म ए न्यू प्लांट। ठीक है, इससे आपका एक न्यू प्लांट तैयार होगा, जिसमें एक ही प्लांट में दो तरह की प्रॉपर्टी होगी, दो पौधों की प्रॉपर्टी होगी, दो तरह के फ्रूट्स निकलेंगे, विच कैन बी फर्दर ग्रो टू फार्म ए न्यू प्लांट। दीज हाइब्रिड आर कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, इस हाइब्रिड को क्या कहेंगे? सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे। दिस हाइब्रिड इज कॉल्ड सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, तो इस हाइब्रिड को हम कहेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। while the process is called somatic hybridization, जबकि प्रोसेस को हम कहेंगे सोमैटिक
हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग नेक्ट प्रोटोप्लाज्म को, दो अलग अलग प्लांट के नेक्ट प्रोटोप्लाज्म को आपस में हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म तैयार किया जा रहा है और इसे हम सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे और इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक, इमेजिन, सपोज कीजिए, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज विद दैट पोटैटो। इमेजिन कीजिए कि एक टमाटर के प्रोटोप्लाज्म को आलू के प्रोटोप्लाज्म के साथ मिला दिया गया। ठीक है, इमेजिन कीजिए, इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन ए प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज विद दैट ऑफ पोटैटो एंड देन दे आर ग्रो। उसके बाद ये दोनों ग्रो कर रहे हैं टू फार्म न्यू हाइब्रिड प्लांट, न्यू हाइब्रिड प्लांट तैयार कर रहे हैं टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें दोनों तरह के फल आएंगे, टोमेटो और पोटैटो के लक्षण वाले फल आएंगे। एंड देन दे ग्रो टू फार्म न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टमाटर के प्रोटोप्लास्ट और आलू के प्रोटोप्लास्ट को साथ मिला दिया जाए और फिर उन्हें टमाटर और आलू की विशेषता को मिलाकर नए हाइब्रिड पौधे बनाने के लिए उगाया जाए। ठीक है, वेल दिस हैज़ बीन अचीव। ठीक है, यह हासिल किया गया है, खैर यह हासिल किया गया है रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, और इससे जो फॉर्मेशन हुआ है वह क्या है, पोमैटो बना है। इससे क्या बना है, पोमैटो, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो दुर्भाग्य से इस पौधे में इसके कमर्शियल यूज के लिए विशेषताओं का सभी जो यूजफुल था वह नहीं था। ठीक है, जो भी यूजफुल चीज़ें होनी चाहिए दोनों के मिक्स का वो ऐसा नहीं था। यह दुर्भाग्य है, अगर ऐसा हो गया होता तो यह मार्केट में छा गया होता यह पौधा, जिसे पोमैटो कहते हैं, जिसमें टोमेटो और पोटैटो दोनों की प्रॉपर्टी मिलती। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो जो भी डिजायर प्रॉपर्टी थी वह यह कॉम्बिनेशन जो है उन प्रॉपर्टी को नहीं दिखा पाया जिससे इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक, नेक्स्ट देखें, हाँ, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड। क्या जेनेटिक्स में हमारी समझ में कोई अल्टरनेटिव रास्ता है, वैकल्पिक विकल्प है जिससे फार्मर जो है अपने खेती से अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स, हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से, हमारे जेनेटिक्स के विचार से क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड, फार्मर जो है अपने फील्ड से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकें। क्या ऐसा कोई तरीका है? इज देयर इज ए वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज जो है कम से कम हो, एंड केमिकल, सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट आर रिड्यूज। ठीक है, जिससे उनका इन्वायरमेंट पर जो प्रभाव है वह कम किया जा सके। ठीक है, तो क्या जेनेटिक्स की हमारी समझ कोई वैकल्पिक रास्ता दिखा सकती है जिससे किसानों अपने खेतों में अधिकतम उपज प्राप्त कर सकें? क्या फर्टिलाइजर्स और केमिकल के उपयोग को कम करने का कोई तरीका है ताकि इन्वायरमेंट पर उसके हानिकारक प्रभाव कम हो सके? ठीक है, यूज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सोल्यूशन। तो इसका आंसर है आप जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करें, यही इसका सोल्यूशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।